नमो नमो मित्रों। अमेरिका की एक संस्था है USCIRF अर्थात अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग। अभी अभी हाल ही में उसकी एक रिपोर्ट आई है दुनिया भर की धार्मिक स्वतंत्रता के किस देश में धार्मिक स्वतंत्रता का क्या स्तर है, उस पर उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट छापी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अमेरिका पूरी दुनिया भर का दादा तो बनता ही फिरता है। वो दुनिया भर का कोतवाल बना फिरता है, दुनिया भर की मोरल पुलिस बना फिरता है, दुनिया भर में लोकतंत्र स्थापित करने का ठेका उसके पास है और दुनिया को सर्टिफिकेट बांटने की एकमेव जिम्मेदारी अमेरिका के पास है। तो दुनिया के जितने भी देश हैं उसमें धार्मिक स्वतंत्रता किस स्तर की है, इसका भी सर्टिफिकेट बांटने के लिए उन्होंने एक संस्था बना रखी है जिसका नाम है USCIRF, जिसको हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग कहते हैं। यह बड़ी विडंबना है इस रिपोर्ट में। इसको देखेंगे आप तो इसमें लगेगा कि ये कितनी हास्यास्पद सी रिपोर्ट है। अमेरिका से ज़्यादा धार्मिक स्वतंत्रता मिडिल ईस्ट और अरेबियन कंट्रीज़ के देशों की है, जहाँ पर कि धर्म के नाम पर मारकाट मची हुई है। फिलहाल उसमें जाने से पहले इसके कॉन्टेक्स्ट को बिल्ड करते हुए एक दो पंक्तियों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि वे जो हमको बताते हैं कि दामन पर मेरे है दाग, वे जो हमको बताते हैं कि दामन पर मेरे है दाग, जो मैंने उनको देखा तो वे खुद कीचड़ में सने थे। तो इससे आपको एक परिप्रेक्ष्य समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि वो अमेरिका जो दुनिया के दूसरे देशों पर उंगली उठाता है, यदि वो खुद अपनी गिरेबान में हाथ झाँक करके देखे तो उसे पता चलेगा कि उसका दामन तो पूरा कीचड़ से ही सना है। वह दूसरों के दामन पर लगी थोड़ी सी छींटों को भी इतना बड़ा करके दिखाता है जैसे कि माइक्रोस्कोप में अमीबा को बड़ा करके दिखाया जाता है। चलिए रिपोर्ट की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि रिपोर्ट में क्या है। अब इस रिपोर्ट में जैसा कि इसके शीर्षक से ही पता चल रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में इन्होंने कुछ कहा है, और इन्होंने जो टिप्पणियां की हैं भारत के बारे में वो बेहद ही चिंताजनक हैं और बेहद ही निंदनीय हैं। उन्होंने कहा है भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति चिंताजनक है। यहाँ पे धार्मिक नेताओं को गिरफ्तार किया जाता है और धार्मिक आधार पर लोगों की मॉब लिंचिंग होती है। किसी को अपने धर्म के पालन की प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता नहीं है और धार्मिक आधार पर लोगों का उत्पीड़न हो रहा है। उन्होंने इतना ही नहीं, उन्होंने ये रिपोर्ट जारी की होती, इतना कहा होता तो ठीक है, जो उनका डोमेन नहीं है अर्थात विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, उन संस्थाओं को अमेरिका की इन्होंने सलाह भी दिया। उन्होंने अमेरिका के विदेश मंत्रालय को सलाह देते हुए कहा कि जो अधिकारी भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के विरुद्ध काम कर रहे हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जाए, उनको अमेरिकी वीज़ा न दिया जाए। और साथ साथ उन्होंने कहा कि रक्षा सौदों में भी धार्मिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने वाली शर्तों को रखा जाए। अर्थात भारत के साथ अमेरिका वे जब भी कोई रक्षा सौदा करे तो उसमें एक कंडीशन के रूप में यह रखे कि भारत अपने यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करेगा। है ना हास्यास्पद। अमेरिका की सरकार तो छोड़ दीजिए, उसका जो एक सामान्य सी संस्था भी होती है NGO टाइप की, उसे भी लगता है कि जैसे ईश्वर प्रदत्त उसको अधिकार है कि दुनिया के किसी भी देश के बारे में कुछ भी कह देना। अभी तक वे भारत के बारे में कहते आ रहे थे, मुँह तोड़ जवाब तो मिलता नहीं था, तो उनकी आदत रही थी कि भारत के बारे में कह देने की। और अब जब ये कुछ कह रहे हैं तो उन्हें मुँह तोड़ जवाब मिल रहा है। धीरे धीरे कुछ संस्थाएं तो भारत के बारे में तल्ख टिप्पणी करने से बचने लगी हैं, लेकिन अभी भी कुछ संस्थाओं को भरपूर जवाब नहीं मिला है तो वे ऐसी टिप्पणियां करती रहती हैं। हालांकि इस मामले में USCIRF को भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने जम के धोया, और उन्होंने जम के धोया कुछ इस शब्दों में, उनके शब्दों को वर्बेटम में कहता हूँ। उन्होंने कहा कि इस संस्था को पक्षपाती एजेंडा चलाने के बजाय इस संगठन को अमेरिका में मानवाधिकार के मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। सीधे सपाट शब्दों में कहूँ तो इस विदेश मंत्रालय ने अमेरिका की इस संस्था को कहा कि तुम अपने घर को देखो, हमारे यहाँ ताक झाँक करने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। तुम अपना दामन देखो कितना कीचड़ से सना है, तो हमारे दामन की छींटों को उजागर करने की चेष्टा मत करो और हम तुम्हें सुनने उनने वाले हैं नहीं। हालांकि देखा जाए तो ये जो टाइमिंग है, जिस टाइमिंग पे इस रिपोर्ट को उजागर किया गया है, वो टाइमिंग भी बड़ी विचित्र है। जैसा कि हम जान रहे हैं कि अमेरिका जो भारत जो रसिया के साथ जो भारत का रिश्ता है उसको लेकर के कुछ तल्ख टिप्पणियां करता रहता है। उसकी मंशा यह है कि भारत को रूस का बायकॉट कर देना चाहिए, उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा देने चाहिए और उससे सारे व्यापारिक रिश्ते तोड़ देने चाहिए। क्यों? क्योंकि रसिया ने यूक्रेन पर हमला किया हुआ है। तो
अब भारत एक संप्रभु देश है, भारत 140 करोड़ की आबादी वाला देश है, भारत की कुछ ज़रूरतें हैं और एक संप्रभु देश किसी के डिक्टेट पे तो चल नहीं सकता कि अमेरिका का दुश्मन अगर रसिया हो गया तो भारत भी उसको अपना दुश्मन मान के चले। लेकिन अमेरिका तो यही चाहता है। अमेरिका तो जिस भी देश के साथ दोस्ती करता है वो चाहता है कि वो उसका दोस्त बन करके नहीं बल्कि उसका गुलाम बन करके रहे और उसकी लाइन को टो करे। अमेरिका की यही मंशा है और जब भारत उसकी इस मंशा के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है तो एन केन प्रकारेण भारत पर दबाव डालने के लिए इस तरह की रिपोर्ट को वो प्रकाशित करवाता रहता है। और इस रिपोर्ट का भी यही मंतव्य है कि वो भारत पर दबाव डाल सके ताकि भारत को वह अमेरिका की लाइन पर चलने के लिए मजबूर कर सके। लेकिन दिक्कत ये है कि अमेरिका यहाँ पर कुछ रणनीतिक भूल कर रहा है। अमेरिका अभी भी ऐसा लग रहा है कि जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की जो भौगोलिक और जियोपॉलिटिकल परिस्थिति थी, जो मिलिट्री पावर की जो इक्विलिब्रियम जिस तरह से अमेरिका की तरफ पूरा शिफ्ट था, वो समझ रहा है कि आज की दुनिया भी कुछ उसी तरह की है और आज भी उसकी उसी तरह की दादागिरी और उसका उसी तरह का डिक्टेट चल सकता है जिस तरह का डिक्टेट उसका द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात चला था। अब अमेरिका को यथार्थ के धरातल पर आकर के सोचना चाहिए कि भारत भी अब वो भारत नहीं है जो 47 का भारत था। भारत अब 140 करोड़ का देश है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली विशाल अर्थव्यवस्था है। और एक संप्रभु देश होने के साथ साथ अभी पावर इंडेक्स देखा जाए तो भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सैनिक शक्ति भी है, तीसरी सबसे बड़ी सामरिक शक्ति भी है। तो इस इतने बड़े देश के साथ अमेरिका जब व्यवहार कर रहा है तो उसे वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जैसा कि व्यवहार वो पहले करता आ रहा था। और अमेरिका की अगर उस तरह के व्यवहार की अपेक्षा है और वो ये मान ले कि जिस तरह से वो पहले भारत को डिक्टेट करता था, भारत को अपने वश में करने के लिए भारत की पॉलिसीज़ को अपने हिसाब से मोड़ लिया करता था, तो अब तो ये चलने वाला नहीं है। क्योंकि भारत अब इतना सक्षम हो चुका है कि अब सिर्फ भारत को ही दुनिया की ज़रूरत नहीं है बल्कि दुनिया को भी भारत की ज़रूरत है। तो ऐसी स्थिति में भारत तो अपनी बात रखेगा ना। भारत अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो भी उसके हित में आने वाले देश हैं उनके साथ तो वो रिश्ता रखेगा ही। ऐसा तो है नहीं कि वो अमेरिका के रिश्ते को निभाने के चक्कर में किसी दूसरे देश के साथ अपने रिश्ते को ताक पर रख दे। अमेरिका बस यही चीज़ नहीं समझ पा रहा है, इसीलिए वो इस तरह की रिपोर्ट्स इत्यादि जारी करता रहता है। अमेरिका को अब वर्तमान परिस्थितियों के बाद को ध्यान में रखते हुए ये समझ लेना चाहिए कि भारत को दबाना अब मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है, क्योंकि ये स्थिति अब अमेरिका की स्थिति नहीं रही। अमेरिका को ये समझ लेना चाहिए अमेरिका का धीरे धीरे डाउनफॉल हो रहा है और भारत जैसे देशों का उभार हो रहा है। अब दुनिया का पावर इक्विलिब्रियम अर्थव्यवस्था तो आप देखें तो धीरे धीरे यूरोप और अमेरिका से शिफ्ट होकर के एशिया में आ चुकी है और सैन्य शक्ति भी जल्दी ही 10 से 20 वर्ष के बाद दिखने में लगेगा कि यूरोप और अमेरिका से शिफ्ट होकर के भारत में आ जाएगी। क्योंकि दुनिया के 2 सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देश तो भारत और चीन ही है, उसके बाद जापान का नंबर आता है। तो दुनिया के 4 सबसे शक्तिशाली देश अगर देखा जाए तो चीन, भारत और जापान वो एशिया के हैं। तो अभी भी देखा जाए तो कुछ हद तक जो ये सैन्य शक्ति का इक्विलिब्रियम है वो एशिया की तरफ शिफ्ट हो चुका है। बस अंतर ये है कि जो कहा जाता है ना कि जो अपनी शक्ति को प्रदर्शन करने वाली बात है वो इस तरह से अभी एशियाई देश अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। अमेरिका चूंकि बहुत पहले से एक सामरिक शक्ति रहा है, कुछ समय तक शीत युद्ध के दौरान तक तो द्विध्रुवीय व्यवस्था थी। शीत युद्ध समाप्त हो जाने के बाद एक ध्रुवीय व्यवस्था में दुनिया में एक छत्र अमेरिका का साम्राज्य जैसा हो गया। लेकिन क्या होता है ना कि जब उभार धीरे धीरे होता है तो उसके पतन में भी धीरे धीरे समय लगता है। तो अमेरिका का भी जो डाउनफॉल है वो धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन वो एक समय तो लेगा ही, तब जाकर के ये देश अमेरिका के बराबर या अमेरिका को पछाड़ पाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल तो उसकी सामरिक शक्ति दुनिया के सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देशों में वह गिना ही जाता है। दुनिया से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देश तो है ही और अर्थव्यवस्था भी उसकी तगड़ी ही है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से चीन के बाद समझे तो परचेजिंग पावर पैरिटी के बारे में देखें तो चीन के बाद दूसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो इतना तो है ही, लेकिन उसे अब वर्तमान के धरातल पर भी समझना चाहिए और दुनिया के और जितने देश हैं उनको उनका उचित स्थान देना चाहिए। यह उसकी जिम्मेदारी भी बनती है और यह समय की मांग भी है। एक दूसरे न्यूज़ की तरफ चलें तो भारत में अभी हाल ही में सांस्कृतिक भाषाओं की जो सूची थी, पहले से ही हम जानते हैं कि भारत में 6 भाषाओं को सांस्कृतिक भाषा का दर्जा दिया गया है। अभी 5 अन्य भाषाओं को भी सांस्कृतिक भाषा का दर्जा दे दिया गया है। तो इस तरह से भारत की सांस्कृतिक भाषाओं की सूची में कुल 11 भाषाएं आ गई हैं।
उन 11 भाषाओं का नाम ये है, जैसे संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, और जो 5 नई भाषाएं जुड़ी हैं उनमें से है पाली, प्राकृत, असमिया, बांग्ला और मराठी। तो ये कुल 11 ऐसी भाषाएं हैं जिनको कि सांस्कृतिक भाषा का दर्जा दे दिया गया है। तो अभी आइए समझते हैं कि ये सांस्कृतिक भाषा होने का क्या मतलब है, शास्त्रीय भाषा होने का क्या मतलब है। शास्त्रीय भाषा होने का तात्पर्य ये है कि ये ऐसी भाषाएं हैं जिनमें भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत समाई है। ये प्राचीन भाषाएं हैं, प्राचीन संस्कृति, प्राचीन सभ्यता के अंश इन भाषाओं में मिलते हैं, और हमारा जो प्राचीन इतिहास है वो इन भाषाओं के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। इनके साहित्यिक ग्रंथ हैं, इनका सुविकसित व्याकरण है, साहित्य है, और इनका सुविकसित शब्दकोश भी है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये एक समृद्ध भाषाएं हैं, सर्वांगीण समृद्ध भाषाएं हैं, और इसीलिए इनको शास्त्रीय भाषाएं भी कहा जाता है। इनको शास्त्रीय भाषा के रूप में कुछ भाषाओं, जो हमने 11 भाषाओं का नाम लिया, इनको घोषित करने से इनको लाभ क्या होगा, यह सामान्य सा प्रश्न हो सकता है कि इन भाषाओं का लाभ क्या होगा। ऐसा कर देने से इन भाषाओं में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, और साथ ही साथ इन भाषाओं के जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनके संरक्षण, दस्तावेजीकरण और डिजिटलीकरण का कार्य भारत सरकार धन खर्च करके करेगी, जिससे कि इन भाषाओं के विकास में सहायता मिलेगी, और इन भाषाओं का प्रचार प्रसार न केवल भारत अपितु दुनिया के अन्य देशों में भी होगा। जहाँ जहाँ भारतीय रहते हैं या दुनिया के और अन्य देशों के वे भी नागरिक जो इन भाषाओं का अध्ययन करना चाहते हैं, तो भारत सरकार अपने स्तर से खर्च करके इन भाषाओं के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी लेगी। तो ये एक घटना रही। आशा है कि आपको ये चलचित्र अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे